चैंपियन महेंद्र लाल ने पाकिस्तान के ऊपर ये पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया, लेकिन जीवन कैसा होता है ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब प्रोफेशनल हॉकी में आपने एंट्री की मोहन बगान क्लब से, तो इटली से कोई पैगाम मिला था कि आप इटली आ जाइए, ये सच है क्या? दर्द की तरह एक हमेशा मेरे दिल में रहा है और आज भी है। उनको स्पॉन्सरशिप कौन करेगा वो कहानी अलग है, तो हम तो गुलाम थे उस जमाने। आज़ादी की न्यू यानी ध्यानचंद जी ने उस दिन रख दी थी 15 अगस्त 1936 को। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह, जी जी बिल्कुल, तानाशाह शहंशाह जी, उसी के देश में, उसके ग्राउंड पे, उसी के सामने जिस टीम को हराने वाली गुलाम टीम भारत की, तुम यहाँ खेलने आया है कि तुम मारने आया है? तुम नहीं खेलेगे, तुम आदमी को मार देगा। रूप बहुत अच्छा खेलता है, वो तो भगवान है। क्या वो गलत बात बोलता है। 1974 में इटली से आपके पास ऑफर था और आपने सुना है कि जाने का पक्का मन बना लिया था देश छोड़ करके इटली के क्लब में। काश इधर पर भारत का झंडा होता, यूनियन जैक की जगह ध्यानचंद रो रहे हैं जी। तो इसलिए तुम्हारे बाप ने कभी भारत को छोड़कर जाने की बात नहीं सोची। तुम्हारे दिल में ये बात कहाँ से आ गई? मैं उन देशों में जाकर उन देशों को सिखाऊं कि तुम भारत को कैसे हराओ। कि शादी जो है उस ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज थी, जो कि उस वक्त कबूल नहीं की जाती थी। उस खिलाड़ी के साथ जिसको मैंने अपना आइडियल माना है, इनामुर रहमान साहब उस वक्त मोहन बगान के लिए खेल रहे थे, और मैं जाके पहली बार किस तरह पहुंचे और कैसे पहुंचे वो तो लंबी कहानी है। बहरहाल उस मैच के अंदर जहां सब टीम ठहरी होती है, उसमें फुटबॉलर भी थे जिसके अंदर बड़े बड़े नाम थे, पीके बनर्जी, ए नईम, मोहम्मद नईम, हनीफ, हबीब, और ये अपने ऐसे खिलाड़ी। एक तो पार्टीशन में हमारी मोहन बगान टीम की हॉकी और फुटबॉल एक ही मैच में थे, एक ही खाना बनता था और हम लोग खाते थे। तो उसमें फिर जब पहला मैच हुआ है, सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँ आपसे, जो परंपरागत हॉकी की बात हमने कही थी जी, उसमें एक खिलाड़ी का अगर वो किसी अपनी पोजीशन पे खेलता था, उसको दोबारा उसको शिफ्ट करके आप दूसरी जगह पे लाकर नहीं खिला सकते थे जी। अगर मैं कहूँ कि ध्यानचंद को हम लेफ्ट आउट खिला दें और राइट आउट खिला दें तो ध्यानचंद भी शायद ना खेल पाते, क्योंकि अपनी अपनी पोजीशन पे खेलने वाले खिलाड़ी बहुत माहिर हुआ करते थे। अगर लेफ्ट हैंड कोई खेल रहा है तो लेफ्ट हैंड में माहिर, उसको ज़्यादा उसको तजुर्बा हो जाता था। जैसे आज क्रिकेट में है कि जो बैट्समैन है वो बैटिंग ही करेगा, जी जी, बॉलिंग करेगा, ये बस सेम चीज, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज थी। आज टोटल हॉकी आने से ये नुकसान तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत लेफ्ट हैंड से करी। इनामुर रहमान मेरे आइडियल, मुझे क्या मालूम कि मुझे उनके साथ में खेलने का अवसर मिलेगा, तो मैंने लेफ्ट हैंड ही खेला स्कूल, लेफ्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंबाइंड यूनिवर्सिटी और दूसरी टीमों के साथ साथ। तो वहाँ जब लेफ्ट हैंड पहुंचा हूँ तो अब इनामुर रहमान एस्टेब्लिश और बड़े 68 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट खिलाड़ी और एक रिनाउंड नाम मोहन बगान कलकत्ता में। आज भी अगर आप जाएं और मैदान में घूम के इनामुर रहमान का नाम लेंगे तो हाँ, हम इनाम का खेला देखा है, इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। तो उनको सोच भी नहीं सकता मैं, तो मुझे उसकी जगह फिर इनसाइड राइट में मुझे खेलने का अवसर मिला। और इनसाइड राइट में जब मैं खेला हूँ तो फॉर्मेशन जो हमारी फॉरवर्ड की थी और हाफ की थी, मुझे आज भी याद है कि राइट आउट में सुलेमान करके हमारे राइट आउट हुआ करते थे, राइट इन मैं था। इकराम उर रहमान जो है वो इनाम भाई के छोटे भाई थे, वो सेंटर फॉरवर्ड थे। इनामुर रहमान लेफ्ट इन थे। और द ग्रेट नाम, और मेरे लिहाज से और मेरे शब्दों में कहूँ कि ऐसा लेफ्ट आउट मैंने जिसको नहीं देखा, इतना सांप की तरह चलने वाला बॉल के साथ, शाहिद नूर साहब जो आज दुनिया में नहीं है। तो शाहिद नूर हमारे लेफ्ट आउट हुआ करते थे। मेरे बड़े भाई राजकुमार सिंह, जिनके साथ झांसी में हमने छोटे छोटे कमरों के अंदर और सड़कों के ऊपर साथ में प्रैक्टिस करी, वो राइट हाफ थे। और एक नाम ऐसा जो लिएंडर पेस के फादर, जी, वीजे पेस सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ हमारे वाहिद खान साहब भोपाल के, छोटे से और ऐसे इंसान जो आखिरी लाइन तक बॉल को निकाल के ले जाने में माहिर थे। फुल बैक में सरदार जर्नैल सिंह थे, फुल बैक में हमारे कलकत्ता के मोहम्मद शब्बीर थे, और गोलकीपर में धीरा एक डे करके हमारे गोलकीपर थे। ये हमारी फॉर्मेशन थी। उसमें पहला मैच जब मैं खेलता हूँ एज एन राइट इन जी, और वो शुरुआत से मेरे गोल से और मेरे पासिस से इनामुर रहमान भाई, क्योंकि इंक्लूजन जब आप कहीं भी नई जगह जाते हो तो आपको अपना
अपनी जो एडजस्टमेंट है जी। वो दिखाने की ज़रूरत होती है। किस बिल्कुल। तरह आप उन खिलाड़ियों के साथ एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए। और मैं तो 19-20 साल का, मेरी उम्र 18 साल की उम्र 18 का, साल। पहले साल जी में सर। 18 साल की मेरी उम्र, तो मैं उनके साथ किस तरह एडजस्ट हुआ होऊंगा, ये आप ये जी जी बिल्कुल। सोचने की बात है। जी जी जी। और वो शुरुआत हुई, उसके बाद कलकत्ता लीग हमने जीती, जो बहुत बड़े एक कलकत्ता लीग, जी, जी, वो जी। हमने जीती। उसके बाद बेटन कप जो ओल्डेस्ट जी टूर्नामेंट, हाँ। वो हमने जीता। और बॉम्बे गोल्ड कप एक इन ए रो, फिर जी। बॉम्बे गोल्ड कप में हम रनर्स अप रहे। तो ये जी। 3 उपलब्धियां जो एक साथ मिली, इसने मुझे नाम, शोहरत और टीम में सिलेक्शन दिया। और 70 के अंदर मेरा पहली बार इंडिया के लिए सिलेक्शन होता है। अशोक सर, एक इसमें सवाल आता है कि आप ने जब हॉकी को शुरू किया तो एज ए लेफ्टिन शुरू किया, लेकिन जब प्रोफेशनल हॉकी में आपने एंट्री की मोहन बगान क्लब से, तो आप एज ए राइट इन खेले। जी, दोनों का गेम, जो हॉकी खेलने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि राइट इन एक स्कीमर होता है जो व्यू रचना करता है, बिल्कुल। पूरा क्यूरेटर होता है, जैसे पिच को जो क्यूरेट करता है उसी तरह फॉरवर्ड लाइन के मूवमेंट को क्यूरेट करने वाला राइट इन होता है। जी। लेफ्ट इन वो वाला काम नहीं करता है, लेकिन स्कोरर है। वो स्कोरर है, लेफ्ट इन और सेंटर फॉरवर्ड। बिल्कुल। लेकिन आपने राइट इन की भूमिका, तो एकदम से कैसे एडजस्ट करना बड़ा भारी नहीं पड़ा होगा? झांसी हीरोज क्लब की वो धरती जिसके ऊपर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह ने हॉकी खेलकर नंगे पैर और पथरीली ग्राउंड के ऊपर बॉल को कंट्रोल करते हुए वो जो करिश्मा जादू का दिखाया दुनिया को, तो उसी ग्राउंड पे खेलने का अवसर मुझे भी मिला। नंगे पैर उन पथरीली ग्राउंड के ऊपर बॉल कंट्रोल करना, बॉल को फेंकना, पास का सही ढंग से जाना, वो चीज़ें दिमाग में आती चली गई। और आती क्यों ना आती, एक तो वो प्रेरणा हमारे घर के अंदर जो मेडल्स ओलंपिक के रखे हुए हैं उनको देखना, वो तस्वीरें देखना जब भारत ने मैच जीते थे, चाहे वो ध्यानचंद के हों, चाहे लाल शाह बुखारी साहब के हों, चाहे जयपाल सिंह रेड्डी साहब के हों, बलबीर सिंह जी के हों, क्लाउडिया साहब के हों, तो वो एक इंस्पिरेशन था। और वो एक जज्बा भी बनता था दिल में अपने आप देखते हुए कि अगर मैं हॉकी खेलूँगा तो इनके साथ कहीं ना कहीं मुझे स्थान मिलना चाहिए। तो ये मेरा विचार था उस ज़माने में। और जैसा आपने कहा, कंट्रोल, बॉल कंट्रोल को, और उस समझ के साथ कि मुझे अपोनेंट की व्यू रचना को तोड़ना कैसे है, या मैं किस तरह से वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेना होता। आप खुद खेलते रहे हैं, आपके वालिद साहब खेलते रहे हैं, फारूक साहब, वो तो हम सब जानते हैं। तो सब चीज़ें खिलाड़ी अपने आप कुछ सीखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखते हैं, कोई उसमें रम जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं कि क्या ज़रूरत है। लेकिन वो ज़रूरत नहीं, वो एक ज़रूरी चीज़ है खिलाड़ी के लिए कि वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखे। और मैं अपने खेल में एक बात और बता दूं आपको कि जब भी शाम के अपना दिन में खेले, कोई प्रैक्टिस मैच भी खेले, तो मैच के बाद जब घर तक पैदल हॉकी स्टिक लेके जाना होता था, वो तो ऐसी बड़ी चीज़ें थी नहीं। हम लोग दूध भी मिल जाए गिलास तो बड़ा मुश्किल होता था पीने के लिए। बहरहाल उस दौरान ये सोचता मैं चलता था कि अपने दिमाग में वो रील रिवाइव करता था खेल की, जिसमें हमारी टीम ने गोल किए हैं या हमारी टीम के ऊपर गोल हुए हैं। वो उसके कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से वो चली है बॉल या मूव हुई है, उस मूवमेंट के साथ कितने लोगों ने किस तरह से बॉल को फेंका है, कहाँ गलती करी है, कहाँ अच्छा करा है, तो वो सीन मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो आने शुरू हो जाते थे। और वो सीन के ऊपर फिर मैं अपने आप को सोचता था कि मैंने क्या गलती करी, या मैंने आज ऐसा करता तो मेरे लिए बेहतर था कि वैसा करता जो बेहतर था। आज तो वीडियो है, हम सब जानते हैं, किसी भी एक्शन को देखने के लिए स्लो मोशंस भी हैं, एक एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक बॉडी मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन उस जमाने में इस तरह की तो चीज़ें थी नहीं। आपको तो अपना असेसमेंट खुद ही करना है, आप देख ही नहीं सकते हैं वॉल के ऊपर या पर्दे के ऊपर। तो अब ये चीज़ें मेरे अंदर अपने आप से डेवलप हुई, अपने आप को एनालाइज करना, अपनी कमजोरी को निकालना। एक सवाल जहन में बार बार आ रहा है, और वो ये है कि आप ने अपनी 18 साल की उम्र में, 9 उम्री में मोहन बगान को रिप्रेजेंट किया एज ए प्रोफेशनल प्लेयर। 3,000 रुपए मिले थे। 3,000। 1974 में आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, जो मैंने सुना है, बताया जाता है कि 1974 में आप एशियन सिल्वर मेडलिस्ट थे, और 1972 में म्यूनिक में आपने ब्रॉन्ज जीता था, और आपको इटली से कोई
मिला था, सौगात या पैगाम मिला था कि आप इटली आ जाइए, ये सच है क्या? जी बिल्कुल। कहते हैं ना, जहाँ खेल के साथ भारत में हम खेलते रहे, ध्यानचंद साहब भी खेलते रहे हैं। और मैंने कहीं पिछले इंटरव्यूज़ में भी कहा, कहीं एक बात का जिक्र किया था कि ध्यानचंद, घर में तो ध्यान सिंह थे वो, और घर के बाहर ध्यानचंद थे जो चांद की तरह चमकते थे। घर में बहुत मुश्किलें थी, बाहर जाते थे तो लोग उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं और आंखों पे बिठा रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ भी थी, खेलते रहे। 70s का एशिया सिल्वर मेडल, 71 का ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड कप का जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड कप, 72 का ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, 73 का किस तरह वर्ल्ड कप में हमारे हाथ से वर्ल्ड कप का गोल्ड निकलना। तो वो अनुभूति, वो एक्सपीरियंस जो एक दर्द की तरह एक हमेशा मेरे दिल में रहा है और आज भी है। और 74 का एशियन सिल्वर मेडल, फिर एशियन का की टीम बनना, एक ऑल एशियन स्टार टीम जी, वो एक जिंदगी का बहुत अच्छा एक हमारा। क्या ये वही टीम थी जिसके टीम मैनेजर दारा थे? बिल्कुल। अब एक एक आप लाइन खोजेंगे तो भारतीय हॉकी की इतिहास निकलता चला आएगा। ये दारा साहब AIS कर्नल AIS दारा साहब, ये वो शख्स थे जब हमारा सारा भारत एक था, पाकिस्तान एक था। तो इनको स्पेशल 1936 के ओलंपिक में दादा ध्यानचंद ने स्पेशल बोला। देन जो उस वक्त के हमारे मैनेजर पंकज गुप्ता साहब और जगन्नाथ राव साहब कोच थे कि अगर आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना है और हम खिलाना और जीतना है तो हमको कर्नल दारा, उस टाइम दारा कर्नल तो नहीं थे, पढ़ा करते थे लाहौर में, तो उनको हमको बुलाना होगा। वो बेहतरीन प्लेयर है, हमारी राइट विंग कमज़ोर है। और यकीन माने, जिस तरह से भारतीय टीम तो पहले पानी के जहाज से जाती थी, महीनों लगते थे उनको जाने में। टीम को स्पॉन्सरशिप कौन करेगा वो कहानी अलग है, पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा, कोई हमारे पास, हमारी सरकार तो थी नहीं, हम तो गुलाम थे। उस ज़माने में कर्नल दारा को स्पेशल हवाई जहाज से भेजा जाता है और वो ज्वाइन करते हैं। और 36 का ओलंपिक हमने किस तरह जीता, ये तो एक ऐसी हिस्ट्री है जिसने पूरे देश को तो छोड़िए एक कर दिया था। हम तो 1936 में ही सारा देश एक हो गया था। 35 मिनट के 2 हाफ, उस वक्त 30 मिनट के 2 हाफ, और पहला हाफ गोललेस। 1936 का फाइनल, एक गोल और पानी से ग्राउंड भीगा हुआ गीला, और जिसकी वजह से शायद दूसरे दिन मैच शिफ्ट किया था। जी, पहले 14 अगस्त 1936 को होना था, लेकिन उसको 15 अगस्त 1936 और 15 अगस्त हम भारतीयों के जीवन के लिए, आप हम सब जानते हैं, एक ऐसा महान दिन है, आज़ादी का दिन है हमारे लिए, जब भारत आज़ाद हुआ था 11 साल के बाद। आज़ादी की नींव यानी ध्यानचंद जी ने उस दिन रख दी थी, 15 अगस्त 1936 को। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह, जी बिल्कुल, तानाशाह शहंशाह, जी, उसी के देश में, उसके ग्राउंड पे, उसी के सामने जिस टीम को हराने वाली गुलाम टीम भारत की, ध्यानचंद की, वो जब खेलती है तो लोग। और क्या अविस्मरणीय मौका था कि 2 सगे भाई 1936 1932 के ओलंपिक की टीम में खेल रहे हैं, अजूबा। और ध्यानचंद जी, मैंने सुना है कि मैंने पढ़ा भी है कई जगह कि ध्यानचंद जी अक्सर रूप सिंह जी को रोका करते थे कि इतना तेज शॉट क्यों मारते हो, किसी की चोट लग सकती है। हाँ, पहले गोल के नेट जो है वो सिंगल लेयर होते थे और लेदर की बॉल से खेला जाती थी हॉकी। लकड़ी की हॉकी स्टिक होती थी जिसको तेल में भिगा के, इसका ब्लेड आप सब जानते हैं, और छेद कर करके उसके तेल को एब्जॉर्ब किया जाता था कि मजबूत हो जाए, और वो हिट मारते थे। यकीन माने, एक तो उनका अच्छी खासा बिल्ड था उनका, और जो कलाई और उनका बॉडी का हिट मारने का एक तरीका था, वो पेनल्टी कॉर्नर से उन्होंने गोल वो करते थे, और इतनी जोर से हिट उनकी जाती थी कि नेट कई बार फाड़ के निकल गई। और गोलकीपर के पास इक्विपमेंट में अगर आप देखें तो एक मुश्किल से ग्लव दाहिने हाथ में होता था, और 2 वो लकड़ी के पैड्स उस जमाने में होते थे जो तो वो उनका ये सेफ्टी गार्ड गोलकीपर का था। तो वो इस नाराजगी से कि तुम यहाँ खेलने आया है कि तुम मारने आया है, क्या बात है। तो ये लाइन उनकी, तुम यहाँ खेलने आया, और कई बार उनको मैच से बाहर कर दिया कि नहीं, तुम नहीं खेलेगा, तुम आदमी को मार देगा। तो सोचिए, आदमी को मार देगा कितना, जबकि खुद वो फौजी एक इंसान।
लेकिन तब भी उनके अंदर इस तरह की मानवीयता बातें थी कि तुम आदमी को मार देगा, जी। ये चीज़ें उनके अंदर थी और कई बार उनको बाहर कर दिया। लेकिन कैप्टन रूप सिंह एज गुड एज ध्यानचंद। और अगर मैं अपनी माँ या दूसरे लोगों की बात करूं, जो परिवार में हमारी बातें होती थी, हमारे प्रेस वालों से बातें होती थी, उसमें हमेशा ये जिक्र होता था कि इन दोनों भाइयों में बेहतर कौन था। सवाल उठता जी, इन दोनों भाइयों में बेहतर कौन है। तो कई बार प्रेस ने पूछा, दादा आप दोनों में से कौन है, तो हमेशा दादा बोलते थे रूप बहुत अच्छा खेलता है, जी, रूप का खेल बहुत अच्छा है, वो मुझसे बेहतर प्लेयर है। और जब रूप सिंह से पूछो, जी, वो तो भगवान है। क्या बात है, क्या वो गलत बात बोलता है। 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल 2 सगे भाइयों ने जीत लिए। आपके घर में 5 गोल्ड मेडल, आपका मेडल ओलंपिक 1972 म्यूनिक ओलंपिक गेम्स का, इसके होने के बावजूद भी 1974 में इटली से आपके पास ऑफर था और आपने सुना है कि जाने का पक्का मन बना लिया था देश छोड़ करके इटली के क्लब में। जी, कुछ परिस्थितियों की बात कर लें आप, या उस वक्त के पारिवारिक जीवन जो ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह जी रहे थे और जिए थे उन्होंने, जी, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि जो मेरा जीवन है कहीं इस तरह ही ना हो जाए। तो वो एक हल्का सा लालच जो पैसों का आता है, खेल तो चल रहा था मेरा, 74 में तक मैं खेल चुका था। मुझको एक ऑफर आता है इटली से, नेपोली क्लब से, जी, कि हम आपको $300 महीने का अमेरिकन डॉलर्स देंगे उस जमाने में। जी। और मैंने कंपेयर किया, तुलना करी भारतीय पैसों से, तो मुझे लगा कि यहाँ तो मुझे सिर्फ $50 मिल रहे हैं जी, तनख्वाह के रूप में जो जी, जी। मिलते थे। खेलों से तो कुछ मिलता ही नहीं था। जी, जी, जब ध्यानचंद को नहीं मिला, रूप जी, सिंह साहब जी, को नहीं मिला, तो मैं अपनी बात क्या कहूँ। तो हमको नहीं मिलता, तो एक लालच सा आया कि मुझे उनके क्लब से खेलना चाहिए ताकि मैं अब अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकूं, ये हो। तो उनका वो ऑफ़र मुझे स्वीकार हुआ, जिसमें $300, 2 बार आने जाने का एयर टिकट, जी। रहने के लिए अच्छी जगह है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने ऑफ़र करी। उनका एक आखिरी जो लेटर आया उसमें लिखा था कि आप अपना वीज़ा जो है लगवा ले हैं, कागज़ हम भेज रहे हैं, और उसके बाद टिकट भेज दिया जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट तैयार था कि मैं जाके वहाँ खेलूँ। जी, तो उस खुशी में, जो मेरे ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, जी। और मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया में मिसमराइज करने वाले ध्यानचंद जी के बाद के जो एक नामवर खिलाड़ी रहे हैं, जी। श्री केडी सिंह बाबू जी, साहब, जी, पद्मश्री। जी हाँ, अब देखिए उस ज़माने में, आज पद्मश्री तो उन खिलाड़ियों को भी मिल जाता जो जी, छोटे, लेकिन इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को ज़माने में पद्मश्री खाली दिया गया, जिनके 2-2 ओलंपिक, 3-3 ओलंपिक, 4-4 ओलंपिक रहे हैं। और हेल्मस ट्रॉफी तो जीतने वाले ये एक बड़ी ही खिलाड़ी। ये कचोटने वाली बात आ जाती है खिलाड़ियों के लिए कि हमारे इन आदर्शों को, तो वो जो सम्मान हाईएस्ट होते हैं, जिन्होंने देश के सम्मान के लिए भारतीय झंडे को आज़ादी के बाद फहराया हो, आज़ादी से पहले भारतीय झंडे के लिए रोए हों कि काश इधर पर हाँ। भारत का झंडा होता, यूनियन जैक की जगह ध्यानचंद रो रहे हैं। जी। तो इस तरह की जो चीज़ें बनी हैं जीवन में, तो उसको देखते हुए वो चीज़ें उनको हासिल नहीं हो पाई। जद्दोजहद ज़िंदगी की, लाइफ की, परिवार की, उन लोगों ने बहुत हमारी हॉकी ने झेली। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारी भारतीय हॉकी ने वो मेडल लाते थे। वो मेडल कहते हैं ना कि गले में माला डलती थी और माला घर तक आते आते सूख जाती थी। जी, तो उस लालच में मैंने लेटर लिखा केडी सिंह बाबू साहब को, बाबू साहब मुझे ये ऑफर आया और मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, जी, जी, जो कॉन्ट्रैक्ट था। तो एक 6-8 दिन के बाद एक लिफाफा मुझे हासिल होता है पोस्टमैन का, और वो खोलता हूँ, पढ़ता हूँ उसको, तो पहली लाइन ही लिखी होती है कि जो लाइन है, लफ्ज़ लिखे थे मुझे यार उसमें, कि तुम्हारे बाप ने कभी भारत को छोड़कर जाने की बात नहीं सोची, तुम्हारे दिल में ये बात कहाँ से आ गई कि तुम देश छोड़ के उस मुल्क के लिए खेलो। तुम्हारे पिता ने कभी भी भारत को छोड़कर बाहर जाने की बात, उनके पास कितने ऑफर आते रहे, उन्हें तो हिटलर जैसे लोगों ने ऑफर उसके बाद भी 72 में भी आते रहे हैं। और तो मैंने उसी वक्त फिर इतनी शर्म आई कि बाबू साहब ने मुझे मेरे को ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया, ज़मीर को जगह दिया। हाँ, जगह दी। और मैंने उसको अपने उस इनविटेशन कार्ड को जो जाने वाला था फाड़ फूड़ के फेंक दिया।
72 में भी ध्यानचंद साहब को कितने ऑफर आए जर्मन से उनको और तो ऑस्ट्रेलिया लगातार से। ऑफर आते रहते हैं और कोचिंग के। हमने भी बोला 72 बाबूजी एक कोचिंग जाकर देने में आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी, जाइए, आपको इज्जत सम्मान। तो उनकी एक लाइन थी जो आफाक भाई, बड़ी ये लाइनें हैं जिसमें हम कहते हैं ना राष्ट्र भावना, राष्ट्र की, देश के लिए सोचने की बात जो ध्यानचंद साहब ने करते थे और की उन्होंने कहा कि मैं उन देशों में जाकर उन देशों को सिखाऊं कि तुम भारत को कैसे हराओ। हाँ, क्या बात है। ये चीज आप कहाँ से पैदा करोगे? ये वो चीजें हैं जैसे देश का बच्चा जी प्रेरणा लेता है बिल्कुल बिल्कुल कि मुझे देश के लिए करना है। तो ये वो चीजें थी जो खेल के साथ साथ ध्यानचंद ने अपने जीवन में हम सबको रास्ता दिखाया, हमको वो चीजें दिखाई। और खुशी की बात है वो परिवार को वो सम्मान उनके। मैं भी ये बात भी सोचता हूँ कि अगर ध्यानचंद साहब 36 में चले गए होते जर्मनी में जी, तो क्या आज वो भारत में ध्यानचंद होते? नहीं। क्या वो राष्ट्रीय खेल दिवस उनके नाम का होता? क्या आज देश के अंदर 25-26 जो मूर्तियां लगी हैं, लोग उनके प्रेरणा ले रहे हैं, अनेकों स्टेडियम हैं, क्या ये सब बातें होती? तो ये तो एक त्याग और उस तपस्या के कारण जो ध्यानचंद ने अपने खेल से इस दुनिया को और देश के सम्मान को दी हैं, ये उसका नतीजा है कि ध्यानचंद आज भी मरणोपरांत जिंदा है। ये बिल्कुल सही बात कही। और मुझे तो ये देखने में महसूस होता है कि दुनिया में किसी भी खिलाड़ी की इतनी मूर्तियां कहीं पे भी नहीं लगी जितनी पूरी दुनिया में और हमारे देश में विशेषकर ध्यानचंद जी की लगी हैं। कितने स्टेडियम्स के नाम हैं। एक स्टेडियम का तो नाम होता है उस शहर के खिलाड़ी के नाम पे। हाँ जी। एक पवेलियन का भी नाम होता है कि इस स्टेडियम में एक पवेलियन है। लेकिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम पर इतने स्टेडियम, इतनी मूर्तियां लगना, वाकई ये उनके प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। लोग मोहब्बत भी करते हैं। और सर उस वक्त मीडिया नहीं हुआ करता था, मीडिया नहीं था, तब घर की लेडीज सरोकार नहीं रखती थी, समाज से कटे रहती थी, लेकिन वो ध्यानचंद जी को जानती थी। वो जानती हैं। हाँ, लेडीज जानती। ये कितनी बड़ी बात है। हॉकी को जो आज पहचान मिली वो ध्यानचंद जी से मिली आज भी। हाँ सर, एक बात को बदलते हुए एक सवाल मन में है, और अगर आप मुनासिब समझें, आपके बारे में, आपके खेल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने देखा है कि आप में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की झलक दिखाई देती थी और भारतीय टीम ने उसका फायदा भी उठाया। और चाहे वो 1970 का एशियन गेम हो, 1971 का पहला वर्ल्ड कप हो, 1975 का वर्ल्ड चैंपियनशिप बनाने में आपका जो गोल था पाकिस्तान के ऊपर, हम सब जानते हैं। आपकी शादी जो है उस जमाने में इंटरकास्ट मैरिज थी, जो कि उस वक्त कबूल नहीं की जाती थी। इतना अहम फैसला, इतने बड़ी फैमिली से, लेगेसी जिसकी थी देश में, ये इतना बोल्ड फैसला कैसे लिया?